हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के बारे में। देखो, ये चैप्टर में जो है अपने दो सवाल आ चुके हैं। इससे एक तो अपना सेंटर ऑफ मास से आया था, एक अपना कोलिजन से आया था। और आपके रिपीटेटिवली काफ़ी बार इस पर सवाल भी पूछे गए हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान दें। और काफ़ी आसान टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है सेंटर ऑफ मास और कोलिजन। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, अपना सेंटर ऑफ मास क्या कहता है? अपना एक ऐसा पॉइंट जिस जगह पूरी बॉडी का मास जो हो कंसंट्रेटेड हो। ठीक है, पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो। जैसे कि मान लो जी अपना क्या एक पेन है। ठीक है, एक पेन है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके वैसे तो सिमेट्रिक होती है तो उसके ज़्यादातर सेंटर पे ही रहता है। ठीक है, और अगर सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक बॉडी होती है तो अपना डिपेंड करता है अलग अलग, वो अपन बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसका इस पॉइंट के अबाउट जितना भी इसका मास है वो इस पॉइंट के अबाउट इसका कंसंट्रेटेड है। इस वजह से अपना क्या हो रहा है, ये आसानी से बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, आसानी से क्या हो जा रहा है, ये बैलेंस हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। देखो, अगर अपन को अपने पॉइंट मास से हो तो अपन उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें। जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये आपकी कोई रैंडम सी कोई मैंने बॉडी ले ली। ठीक है, इस पे एक जे पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो ये आपका डिस्टेंस ये अपना रखा है एक्स और वाई एक्सिस में। तो ये आपका डिस्टेंस r1 है और ये आपका डिस्टेंस r2 है। ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट इस जगह हैं वो अपने हैं x2 y2, और इस जगह जो अपने x1 y1 है। ठीक है, तो आपको XCOM और ये सब कैसे लिखते हैं वो मैं आपको लिखना सिखाता हूँ। जैसे कि मान लो अपना अगर अपन बात करें XCOM की। ठीक है, XCOM तो अपन कैसे लिख सकते हैं, M1 x1 प्लस M2 x2 अप टू M3 x3। ठीक है, M2 x2 अप टू Mn, और इसमें नीचे अपन क्या कर देते हैं, मास का टोटल। ठीक है, मास का अपन क्या कर देते हैं, टोटल। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अपना क्या है, ये आपकी एक बॉडी है, रैंडम शेप की बॉडी है। ठीक है, इसके पहले अपन ने क्या लिखे, कोऑर्डिनेट लिखे। पहले आपने इसके क्या लिखे, जैसे कि ये अपना M1 है, r डिस्टेंस कोई दूरी पे, अब वो उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और M2 का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और M3 का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो इसका क्या होता है, समीशन ऑफ xi अपॉन समीशन ऑफ टोटल मास। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपका कोई भी पॉइंट मास रखा हुआ है। ठीक है, ये आपके दो पॉइंट मास रखे हुए हैं। एक रखा हुआ मान लो 2,3 पे, और एक रखा हुआ आपका मान लो 1,4 पे। तो इससे आपको पूछे कि XUM बताओ और YCUM बताओ, XUM और YCUM। देखो, XUM का कुछ नहीं है, M1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, M1 प्लस M2। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, इसमें मास इसका मान लो 1 kg, इसका मान लो 2 kg। तो 1 × 2 प्लस 1 × 2 अपॉन टोटल मास कितना हो गया, 3। तो आप देख सकते हो इसका आंसर आ गया 4/3। 4/3 अपना किस में आया, एक्स में। और अपन अगर बाई में निकालना चाहें तो मास इंटू इसका बाई कोऑर्डिनेट 3। ठीक है, प्लस मास इंटू इसका बाई कोऑर्डिनेट 4 अपॉन टोटल मास 3। तो ये कितना हो गया, 8 + 11, यानी कि 11/3। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अपना जो कोऑर्डिनेट आपको लिखने आते होंगे, जी अपना किसका होता है, पहला वाला एक्स का होता है, दूसरा वाला वाई का होता है। पहला वाला एक्स का होता है, दूसरा वाला वाई का होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और आप ऐसे है ना, जेड में भी अगर आपका जेड में रखा हो, जेड से भी आप निकाल सकते हो आसानी से। तो अपन इसका क्या कर सकते हैं, ऐसे सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो RCOM एक्स में अपना कितना है, 4/3 आई कैप, कॉमा 4/3 आई कैप, सॉरी कॉमा नहीं लगेगा इसमें, x/3 जे कैप। और मान लो अगर अपना के में होता मान लो 1/3, तो आप इसमें के में भी ऐसे लिख सकते थे, 1/3 के कैप। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कोई भी किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच का अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना हो, जो कि आपका 2-3 बार उस पर सवाल आ चुका है। एक तो शायद आपका 2020 में आया था, और 2021 में भी आपका आ चुका है। तो मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, ये आपके क्या है, दो मास है। ठीक है, ये आपके क्या है, दो मासेज है M1, और ये है अपना M2। तो
अगर अपन एक को इसमें क्या करते हैं, अपन किसी एक को ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। अपन किसी एक को इसमें क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। अपन किसी एक को इसमें क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। तो देखो अपन अगर इसको अगर ओरिजिन मानेंगे तो इसके अबाउट अपना सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके अबाउट अपना सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर M1 वाले को मानेंगे तो अपना खाली क्या रह जाएगा, M2 इंटू आर अपॉन इसका टोटल मास M1 प्लस M2 इंटू आर अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, जो अपना सेंटर ऑफ मास आता है दो पार्टिकल में, जैसे मान लो एक अपना ये दो पार्टिकल है, ठीक है। ये आपके दो पार्टिकल हैं, ये वाला आपका भारी है, ये आपका 5 kg का है, ये आपका 2 kg का है। तो आपको याद रखना है 2 kg वाले 5 kg वाले के पास आएगा अपना सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसका मान लो मास M1 है, इसका मान लो मास M2 है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले को मैं एक ओरिजिन मान लेता हूँ। तो इसको अगर इसके अबाउट अगर निकालना हो अपन को M1 के अबाउट, तो अपन क्या लिखेंगे, M2 इंटू X2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, दो बॉडी का, जब आपको दो पार्टिकल दे रखे हो तो उनके बीच का सेंटर ऑफ मास पूछे तो आप उससे निकाल सकते हो, ठीक है। अब मान लो आपको है ना, काफ़ी बार सवाल मिल जाते हैं वो उसके सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन के, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, जो अपना का जो होता है प्रोडक्ट होता है वो अपना कांस्टेंट होता है इसमें, ठीक है। जो आपका ये प्रोडक्ट होता है M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2, जब आपका जैसे मान लो आप ये आपका एक ब्लॉक था, ये एक ब्लॉक था, ये अभी मान लो आपका ये 2 kg का, ये 3 kg का, तो अभी तो इसके पास था। अब ये क्या बोलेगा कि मैंने इसको कुछ x डिस्प्लेस कर दिया और इसको भी मैंने कुछ x डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका बताओ अब सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया। तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हो, ठीक है। आप ऐसे इसको निकाल सकते हो। इसको अपन बोलते हैं ये सेंटर ऑफ मास को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे आप जो है सेंटर ऑफ मास कंजर्व करके आप इसको निकाल सकते हो, M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2, ठीक है। अब अपन बात करें जैसे कि अपने बहुत सारे मासेस रखे हुए हैं, ठीक है। मान लो अपने बहुत सारे मासेस रखे हुए हैं और आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो उनके बाद कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लो ये आपकी इस ये आपका क्या ओरिजिन है और आपके एक्स एक्सिस पे बहुत सारे मास रखे हुए हैं, 1 kg का, 2 kg का, 3 kg का, 4 kg का, अप टू बहुत सारे मास रखे हुए हैं। और वो अपने एक पहला वाला मास रखा है 1 kg वाला मास रखा है 1 मीटर दूर, 2 kg वाला 2 मीटर, 3 kg वाला 3 मीटर। तो अपन उसमें XUM कैसे निकालें, ठीक है। XUM इसमें कैसे निकालें, इसमें अपनी क्या बन जाती है, एक एक AP बन जाती है, ठीक है। अपना जो ऊपर वाला टर्म क्या आएगा, स्क्वायर का आता है, ठीक है। ऊपर वाला टर्म अपना क्या आता है, स्क्वायर का आता है। तो अपन उसको कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस वन 2n+1/6, ठीक है। ऊपर वाले टर्म के लिए जो अपना M1 R1 M1 X1 वाला जो आ रहा है ना, उसके लिए ये तो। और मैं बात करूँ अगर अपना नीचे वाला टर्म, नीचे वाला यानी कि जो खाली मास जिसमें आता है अपना, उस वाले के लिए जो अपना आता है वो आता है n इंटू n+1/2, ठीक है। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे, तो आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। देखो n से तो सीधा n कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये आपका कितने बार रह जाएगा, 3 बार। तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हो, जो ये आपका फॉर्मूला बन गया n-1 2n+1/3। तो आपके कितने भी एक एक्सिस पे कितने भी मास रखे हों अप टू n मासेस, तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। n क्या होता है, n इनके बीच का गैप होता है, इनके बीच का जो मल्टीपल्स होते हैं, जो अपने मल्टीपल्स बनेंगे वो आप इसमें n की वैल्यू डालोगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपनी सेंटर ऑफ मास मास डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है ना अपना, ये तो अपने क्या था, अभी पॉइंट पॉइंट मासेस की बात कर रहे थे, छोटे छोटे मासेस की। अगर मान लो अपने पास बहुत बड़ी कोई रॉड है, लीनियर रॉड है, ठीक है, डिस्क है और आपकी हाफ डिस्क है, ये सब का जो आपने पढ़ा होगा, तो अपन उसकी बात करते हैं। देखो अगर अपना मास डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लीनियर मास में है, ठीक है, लीनियर मास है, तो आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जैसे कि अपना अपना जो लेमडा लेमडा जो सिग्मा रो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो अपना लेमडा अपन इसमें चार्ज पे पढ़ते थे, बस इसमें क्या है अपना लेंथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ में कितना आपका मतलब कितना मास आपका बटा हुआ है, तो आप इससे निकाल सकते हो। और इसको अपन किसे देखते हैं, फाई को अपन
इससे देखते हैं एरिया से। और आपको रो रो को आपको ये ध्यान रखना है, रो को अपन देखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम से। ठीक है, तो आपकी ये क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली वो है। जैसे कि मान लो आपकी अगर रॉड है तो वो आपकी लीनियर हो गई, तो लीनियर आपकी इसमें आ जाएगी। और मान लो आपकी कोई शीट है, कोई आपकी रेक्टेंगुलर शीट है, ट्रायंगुलर शीट है, तो वो आपकी इससे आ गई। और मान लो आपका कोई बॉल है, स्पीयर है, तो वो आपका इससे आ गई। ये क्या, आपने मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं अलग अलग टाइप के, जो अपन अभी तक जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, m1x1, ठीक है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो आपके छोटे पॉइंट मासेस के लिए था। पर आपका अगर बड़ा मास आएगा तो आप इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। एक तो अपन लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, अपन लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, m/l लिख सकते हैं। अगर मान लो अपना छोटे उसके लिए पूछा जाए तो अपन क्या लिख सकते हैं, dm/dx। लैम्डा की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, dm/dx। ऐसे ही आप सबका लिख सकते हैं, dm/dv इज इक्वल्स टू रो। ठीक है, dm/da इज इक्वल्स टू फाइव। ऐसे आप लिख सकते हो। अगर अपन बात करें, अपना जो सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी, अगर अपन को अलग अलग एक्सिस में चाहिए, जैसे कि अपन को एक्स एक्स एक्सिस में चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे dm.x अपॉन dm का इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स यू एम चाहिए। अगर अपन को बाई सी एम चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ dm.y अपॉन dm। अगर आपको जेड सी एम चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ dm.z अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो आप ऐसे जो है किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो केसेस आपके 4-5 आते हैं उनको आप एज इट इज याद कर लें, क्योंकि इनके सीधे ही पूछ लिए जाते हैं सवाल में। ठीक है, चलिए तो आप देखिए, सबसे पहला अपना जो आता है वो आता है यूनिफॉर्म रॉड का। ठीक है, यूनिफॉर्म मैसिव रॉड यानी कि पूरी एक लंबी सी रॉड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास अपना कहाँ होगा, ये आपका एक्चुअली इंटीग्रेशन से आएगा, पर आप इसको याद रखें। तो ये अपना होता है L/2 पे। अब अपन बात करें, अगर मान लो अपना कोई नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, यानी कि उसमें जो मास प्रॉपरली नहीं बटा हुआ, कहीं जा रहा है, कहीं भारी रॉड जा रहा है, जैसे मान लो ये वाला है, इस रॉड का हिस्सा ये वाला बहुत भारी है, ये वाला हल्का है, तो ये कैसी हो गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई। और मान लो अगर अपना उसमें लैम्डा का रिलेशन, ठीक है, लैम्डा का रिलेशन अगर लैम्डा नॉट एक्स में दे रखा होगा, तो उसमें जो आपका सेंटर ऑफ मास आता है वो आपका आता है 2l/3 पे। ठीक है, वो आपका किस पे आता है, 2l/3 पे। और आपको ध्यान रखना है, जो आपका ये सेमी सर्कुलर रिंग का आता है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग का जो आपका आता है वो आता है आपका 2r/पाइप है, सेमी सर्कुलर रिंग का। और आपका हाफ डिस्क का आता है 4r/3 पाइप है। ठीक है, 4r/3 पाइप है। और आपका सॉलिड हेमिस्फीयर, यानी कि जैसे कि आपने कटोरी देखी होगी, कटोरी को अपन क्या बोल सकते हैं, सॉरी, कटोरी को बोलते हैं अपन हॉलो हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर आप मान लो कोई भी कटोरी है उसमें भरी हुई है, ठीक है, वो भरी हुई है, तो उसको अपन बोल देंगे सॉलिड हेमिस्फीयर। तो देखो हॉलो हॉलो हेमिस्फीयर का जो आपका आता है वो आपका आता है R/2 पे। आपका किस पे आता है, R/2 पे, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, और आपका सॉलिड हेमिस्फीयर का आता है, वो आपका आता है 3r/8। ये आपका किस पे आता है, सॉलिड हेमिस्फीयर पे। ठीक है, ये आपका किसका आता है, सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8। ठीक है, ये आपका किसका आता है, सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8। और अपन बात करें अगर अपना ट्रायंगुलर प्लेट की, तो वो अपना आता है h/3 पे। और आपका सॉलिड कोन की बात करें तो वो आपका आता है h/4 पे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कैविटी प्रॉब्लम। देखो कैविटी प्रॉब्लम में भी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, कैविटी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताऊं। आपने कैविटी प्रॉब्लम उसमें ही पढ़ी होगी, क्या नाम है, रोटेशन में, और आपने इसमें ही पढ़ी होगी सेंटर ऑफ मास में। ठीक है, वैसे तो इस पर कम ही सवाल आते हैं, आपके प्रीवियस ईयर में भी ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई आपका स्पीयर है, ठीक है, इसमें से क्या करा मैंने, ये मान लो अपना पूरा 2r का स्पीयर है, तो मैंने इसमें r लेंथ का एक छोटा सा सर्कल काट लिया। ठीक है, r लेंथ का एक छोटा सा सर्कल काट लिया, तो अपना क्या हो गया, इसमें कैविटी कैविटी हो गई। ठीक है, कैविटी क्या हो गई, जनरेट हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, अपना जो मास है वो पूरा एरिया में बटा हुआ है, यानी कि इसकी जो दे रखी सिग्मा दे रखी है। तो आप इससे है ना, आपको क्या मांग सकता है, इसका जो आपका ये बचा हुआ पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास मांग सकता है कि अपना कहाँ गया। अब मान लो अपन ने इसमें से मास हटा दिया, पहले तो क्या थी, ये पूरी सिमेट्रिक बॉडी थी, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो सेंटर पे लाई करता था।
अब अपन ने क्या करा, इतना इतना इसका टुकड़ा काट के बाहर निकाल दिया, तो अपना जो सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना। तो आपको बस वही निकालना है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे उसको, तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हो कि जैसे मान लो जी अपना एक्स में, एक्स और वाई एक्सिस में रखा हुआ है, ठीक है, सॉरी, अपना एक्स और वाई एक्सिस में रखा हुआ है, तो आपको पहले तो उसके कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करो, जो आपका m1 x1 आता है और m2 x2 आता है, ठीक है, m2 x2 अपॉन m1 + m2 आप अलग अलग कोऑर्डिनेट के लिए लगाओगे। अब इसमें क्या करना है, आप जो सोचोगे कि इसमें मास तो है नहीं, तो मास अपन कैसे निकालेंगे, तो मास को आपको ऐसे निकालना है। जैसे मान लो मुझे m1 निकालना है, तो m1 निकालने के लिए क्या, मैंने आपको फाई बताया था, फाई क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। तो आप इधर भेज दो, अपना मास क्या हो गया, फाई इंटू ए। तो आप इधर से निकाल सकते हैं m1 फाई इंटू सर्कल का कितना आता है पाई, 2r² यानी कि 4r²। तो ये आपका m1 आ गया। ऐसे ही आप क्या निकाल लेना, m2 निकाल लेना। m2 जिसका क्या r रेडियस है, इसका भी मान लो फाई है, ठीक है। तो m2 इसका भी आ जाएगा फाई इंटू पाई r², ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला डालना, तो आपका क्या आ जाएगा, इसका XUM आ जाएगा। और आप, और अगर बाई सी एम निकालना है, तो इसका बाई कोऑर्डिनेट बनाना, बाई कोऑर्डिनेट डाल देना, तो आपका बाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। तो आप ऐसे जो है इसमें कैविटी वाले सवाल कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे। तो देखो, अब अपना आया था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अपना क्या आया था, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जब इस पर कोई फोर्स लगे तो अब इसको क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो अपन अब बात करते हैं उसकी, ठीक है। चलिए अपन अब बात करते हैं, देखिए देखो, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूं, m1 x1 प्लस m2 x2, ठीक है, अपॉन m1 + m2, मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो आप सभी को मालूम है, अगर अपन उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं s को, तो अपना क्या आ जाता है b, ये आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 + m2। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो अपना क्या आता है, एक्सप्रेशन m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 + m2, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब अपन आगे बात करते हैं। देखो, अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो अपना बी सी अगर ये आ गया कांस्टेंट, तो आप सभी को मालूम है, जब अपनी वेलोसिटी होती है कांस्टेंट, तो अपना एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो अपना एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। जब अपना ए सी एम जीरो होगा, तो आप सभी को मालूम है एफ नेट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो एफ नेट अगर जीरो है, तो अपन क्या कह सकते हैं, एफ नेट अगर जीरो है, तो अपन कह सकते हैं कि अपना क्या है, मोमेंटम जो है कंजर्व है, ठीक है। क्यों, क्यों कंजर्व है, क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि अपना सेकंड लॉ होता है, वो अपना क्या कहता है, वो अपना सेकंड लॉ, जो अपना न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो अपना क्या कहता है, जो अपना फोर्स है वो अपना किससे आता है, चेंज इन मोमेंटम से, ठीक है। तो अगर मान लो अपना जे जीरो हो जाएगा, तो अपना जो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है, वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो आप इससे जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो अपना निकल के आता है, वो अपना इधर से निकल के आता है, ठीक है। और इसमें जो आते हैं, एक स्पेशल टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका क्या एक प्लैंक है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। इधर एक चल रहा है आदमी, ठीक है। वो जब चलेगा आगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ पीछे भी फोर्स लगाया, एक्शन रिएक्शन फोर्स, तो जी उसको कुछ एक्स एक्स दूरी पीछे कर देगा थोड़ा सा, ठीक है। और फिर मान लो जी अगर अपनी पूरी एल थी, तो जी अपनी डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, l - x रह जाएगी, ठीक है। तो आपसे जो है इसमें एक्स की वैल्यू पूछ सकता है कि बताओ ये, जब आदमी चल के ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, तो ये कितना पीछे चला गया प्लैंक। तो उसका सीधा अपना आता है एक x = m × l/m+m, ठीक है, m+m। बड़ा एम किसका है, इसका प्लैंक का, छोटा एम किसका है, मेन का, ठीक है। तो आप इससे जो है एक्स निकाल सकते हो। जो आपके प्लैंक वाले प्रॉब्लम होते हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बताऊं, आपने बॉम्ब वाले सवाल देखे होंगे, जैसे कि मान लो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो, आपका 2022 में सवाल आया था, मैं उसी से आपको समझाता हूँ, ठीक है। और एक आध दो एग्जांपल भी आपको कराता हूँ, तो उससे आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे कि मान लो आपका कोई सा भी बॉम्ब वाला सवाल है, ठीक है, मान लो आपका कोई सा भी बॉम्ब वाला सवाल है, तो आप उसमें क्या करोगे, जैसे कि मान लो जी आपका कोई बॉम्ब है। देखो, बॉम्ब जो फटता है ना, वो एक्चुअली कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं, अपने इंटरनल फोर्स की वजह से फटता है।
किसकी वजह से फटता है? अपने इंटरनल फोर्स की वजह से। अब मान लो कि ये बोलता है कि अपना इसके कितने हुए, 3 पार्ट हो गए, ठीक है, 1 2 3। अब क्या बोलता है इसमें, ज़्यादातर आपको जो नीट का जो फेवरेट पार्ट है वो आपका बोलेगा एक पार्टिकल अपना ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और दोनों इक्वल मास के हैं, और वो जा रहा है v वेलोसिटी से, और दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो बताओ जो अपना तीसरे वाला पार्ट है, आओ तो आपको समझ में आ गया कि अगर इसका मास m है तो ये सारे एक इक्वल में टूटे हुए हैं, तो आप उसको आसानी से ब्रेक कर सकते हो, यानी कि m/3 में तोड़ सकते हो, ठीक है, m/3 में तोड़ सकते हो। तो आपसे ये पूछेगा कि इसकी वेलोसिटी बताओ, तीसरे वाले की वेलोसिटी बताओ। तो आप उसको क्या करोगे, सीधे सीधे आप कुछ नहीं कर सकते, इसका मोमेंटम कंजर्व कर दो। देखो अपन अगर इसमें बात करें, जे अपना एम बी है, जे अपना एम बी है, और आपको मालूम होगा अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री हो, दोनों इक्वल हो, तो उसका रिजल्टेंट आता है, वो आता है रूट में, ठीक है। तो अपना क्या आ जाएगा, एम एम बी इंटू रूट टू, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा इस तीसरे वाले पार्टिकल की मोमेंटम के बराबर। तो मान लो इसका अगर अपना मास m/3 था और अपन को b3 निकालना है, और ये अपना कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है, ये अपना कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, 3 से 3 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो अपना जो b3 आ गया वो कितना आ गया, रूट टाइम्स ऑफ बी आ गया, ठीक है, b3 जो आ गया अपना रूट टाइम्स ऑफ बी आ गया। आपका मान लो जो, तो मैंने आपको परपेंडिकुलर, अगर मान लो अपना परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे मान लो ये अपना कोई भी अपना क्या बॉम्ब है, ठीक है, ये अपना टूटा 3 पीसेस में, ये अपना 1 kg का, ये अपना 2 kg का, ये मान लो 4 kg का, ठीक है। तो ये आपका मान लो ऐसे जा रहा है, ये आपका ऐसे जा रहा है, ये आपका ऐसे जा रहा है, या फिर कोई आपका एंगल पे जा रहा है, ठीक है, कोई एंगल जैसे मान लो 37 पे जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों डायरेक्शन में, एक्स और वाई डायरेक्शन में आपको खाली मोमेंटम कंजर्व कर देना है, ठीक है। कोई भी ऐसा आपका बॉम्ब फटने वाला कोई सा भी सवाल आए तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आपका किससे हो जाएगा, ये मोमेंटम कंजर्वेशन से हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं आगे। तो देखो अगर आपका ये एटोड मशीन आप सभी ने देखी होगी, जब आपने एनएलएम पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला रिवीजन में। तो उसमें क्या होता है अपना, ये मान लो अपनी क्या है, एटोड मशीन है, ठीक है, ये मान लो अपनी क्या है, एक एटोड मशीन यानी कि एक पुली है और 2 मास लटके हुए हैं उसमें, m1 का और m2 का, ठीक है, m1 m2। तो इसका अगर अपना सेंटर ऑफ मास पूछ ले, ठीक है, इसका अपना सेंटर ऑफ मास पूछ ले, तो आप इसका याद ही रख लो सीधे, वरना तो आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 + m2, वरना तो आप इसका सीधे याद रख लो। तो इसका जो अपना आता है वो आता है -m1 m2 अपॉन m1 + m2 इंटू, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इंटू जी। तो ये आपका क्या आता है इसके केस में, सेंटर ऑफ मास आता है इस एटोड मशीन का, ठीक है। ये अपना क्या है, इस एटोड मशीन का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, एक्सेलरेशन किसका है, अपना सेंटर ऑफ मास का। तो वो अपना आता है -m1 - m2 अपॉन m1 + m2 का होल स्क्वायर इंटू जी, ठीक है। तो आपको ये जो है ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। जैसे कि मान लो आप कोई भी आपने गन वगैरह चलाई हो या फिर देखी हो, जैसे कि आप मेले में जाते हो तो आपने देखा होगा जो आपका बैलून वाला जो गेम होता है, उसमें अपन क्या चलाते हैं, गन चलाते हैं, गन से अपन बैलून फोड़ते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप गन आगे की तरफ फायर करते हैं, तो अपनी जो गन है ना, पीछे की तरफ आपको फोर्स लगाती है, ठीक है, पीछे की तरफ आपको एक झटका सा महसूस होता है, तो उसी को अपन बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो उसमें भी क्या कर सकते हैं अपन, जैसे मान लो जी अपनी कोई बंदूक है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा डायग्राम तो नहीं बना रहा मैं, ठीक है, इससे मान लो अपनी एक गोली निकल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अपनी गोली निकल जाएगी, मान लो m b इसका मास है और इसका वेलोसिटी है ये, और इसका mg इसका मास है, यानी कि मास ऑफ गन। और मान लो इसकी अगर अपने को वेलोसिटी पूछ ले कि ये बताओ कितने से पीछे जाएगी, तो इसमें भी क्या होता है, अपना मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है, ठीक है, मोमेंटम इसमें भी कंजर्व रहता है। तो आप क्या लग सकते हो, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो आप इधर से वेलोसिटी ऑफ गन आसानी से निकाल दोगे, मास ऑफ बुलेट अपॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन, ठीक है। तो आप इससे जो है आसानी से वेलोसिटी ऑफ गन लगा सकते हो, किससे, अपना मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रिकॉइलिंग ऑफ गन। देखो इसमें आपका एक और रिलेशन पूछा जाता है, अगर मान लो आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन और मास के बीच का आपका रिलेशन पूछ ले, तो
तो आपने ये फॉर्मूला तो सभी नहीं पढ़ा होगा, कौन सा, p² / 2m। तो जो अपना काइनेटिक एनर्जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। ठीक है, जो अपना काइनेटिक एनर्जी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट अपॉन, सॉरी, मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। तो आप इससे जो है, ये आपको रेशियो कभी बार पूछ लेता है, जैसे मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी दे दी, बुलेट की दे दी, तो आपसे इन दोनों का रेशियो पूछ लिया। या फिर आपको ये दोनों दे दी तो आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन दोनों का रिलेशन पूछ लिया। ठीक है, तो ये आपको कभी कभार रिलेशन पूछ लेता है। अब अपन बात करते हैं, देखो अब अपन देखेंगे जो अपना बेलास्टिक पेंडुलम, आप सबने इसका नाम सुना ही होगा। ठीक है, आप सबने इसका नाम सुना ही होगा। तो आप देखो इलास्टिक पेंडुलम क्या होता है। जैसे मान लो जी आपका पेंडुलम आप सबने देखा होगा, ठीक है, जी आपका क्या है, ब्लॉक है। और मान लो अपन ने जी आपका कैपिटल मास का, और मान लो इधर एक गन से अपन ने एक बुलेट फायर करी। ठीक है, एक बुलेट फायर करी, तो देखो एक बुलेट फायर करी तो आपसे पूछेगा आफ्टर कोलिजन स्मॉल एम की, आफ्टर कोलिजन इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी थी। तो आप इसमें कुछ नहीं, खाली आप जो है क्या कर सकते हो, इसमें मोमेंटम कंजर्व। देखो जितने भी आपके ऐसे सवाल आएंगे बुलेट फुलेट वाले और आपके बॉम्ब वाले, उसमें सब में आपको मोमेंटम कंजर्व करना है। इनिशियली ये क्या था, ब्लॉक रेस्ट पर रखा था, यानी कि इसका यू 0 है, और इसको मान लो किसी बी से अपन ने छोड़ दिया, किसी बी से अपन छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एम इंटू बी, जी वाली तो 0 हो गया। ठीक है, और अपन को इसका निकालना है, तो जी अपने क्या हो गया, एक तरीके से जब ये बुलेट इसके अंदर जाएगा ब्लॉक के संग, तो ये इसी के संग स्टिक हो जाएगा। ठीक है, इसी में जो है रह जाएगा। तो इसका जब फाइनली जो अपना मास होगा वो अपना होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो आप इधर लिख दो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी, और ये जो दोनों जाते हैं ना फिर वो एक ही स्पीड से जाते हैं। ठीक है, एक ही स्पीड से जाते हैं, तो आप इधर से आप निकाल सकते हो, इसको यू ले लो, आप कंफ्यूजन नहीं हो, ताकि एम इंटू यू अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, एम इंटू यू प्लस एम। आपने ये तो नहीं सोच रहे कि इन दोनों को ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये अपना ये बुलेट का मास था। ठीक है, और ये आपका पेंडुलम का मास था, इसलिए अपन इसको जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये आफ्टर कोलिजन कैसे आते हैं, दोनों अपनी सेम स्पीड से आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अपना क्या है, बैलिस्टिक पेंडुलम है। ठीक है, और मान लो इसमें अपनी क्या पूछ सकता है, हाइट भी पूछ सकता है। हाइट जैसे कि मान लो अभी तो ये ऐसा केस है, मान लो ये अपना पेंडुलम है। ठीक है, अपनी जब बुलेट टकरा गई, इसमें जब एम्बेडेड हो गई, तो अपना क्या हो गया, एम प्लस एम हो गया। तो जो अपना कुछ ना कुछ इसमें जो है स्पीड बची होगी बुलेट में, तो जो अपना जो है इधर तक इस ब्लॉक को ले जाएगा। ठीक है, तो आपसे जो है जी वाली हाइट पूछ सकता है कि अपना ये कितना हाइट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अपना हाइट कितना हाइट ऊपर जाएगा, तो आपसे ये पूछ सकता है। तो आपने जरूर जी वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, या फिर आपने जी वाला फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा तो आपने एनर्जी कंजर्वेशन का तो नाम सुना ही होगा। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन अपन लगाएंगे, उधर से जो अपना आता है v इक्वल्स टू जे, यानी कि v इक्वल्स टू √2gh। अपने से जे पूछी है, अपने को वेलोसिटी मालूम है, वेलोसिटी अपनी कितनी आई थी, ये आई थी m इंटू यू अपॉन एम प्लस एम, इसका स्क्वायर इंटू 2gh। तो अपन इसको 2gh को नीचे भेज देंगे, तो इस पूरे का स्क्वायर अपॉन 2gh। तो जो अपनी क्या आ गई, हाइट आ गई। तो आपसे ये हाइट भी पूछ लेता है। ठीक है, इसमें आपसे जो है हाइट भी पूछ लेता है। और मान लो अपनी जो है जे, जब अपन ने इसमें, जब इसमें अपनी गोली एम्बेडेड हो गई, ठीक है, जब इसमें बुलेट अपनी एम्बेडेड हो गई, तो जब अपना क्या हो गया, किसी एक एंगल थीटा पर चला गया, तो एट एन थीटा एंगल, आपको ये तो मालूम है कि इसकी फाइनली जाके किसी एक एच हाइट पे 0 होगी, तो अपन वही वाली हाइट निकालते हैं। ठीक है, और मान लो अभी अभी अपनी वेलोसिटी क्या है, 0 नहीं है, किसी भी एंगल थीटा पे आपकी वेलोसिटी पूछी गई है। तो उसमें आप क्या डाल सकते हो, उसमें आप ये लिख सकते हो, आप इसको थर्ड थर्ड इक्वेशन से बना सकते हो। तो ये अपना क्या आ जाएगा, √2gl माइनस, सॉरी, 2gl 1 - cos थीटा, √2gl 1 - cos थीटा। तो आप इसे जो है किसी भी एंगल थीटा पे आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। जब अभी अभी जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, तब की बात हो रही है, किसी भी एंगल थीटा पे। तो आपका इसी के साथ जो आपका जो सेंटर ऑफ मास का खत्म होता है। ठीक है, मैंने आपको ज़्यादातर सबका जो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सेमी सर्कुलर डिस्क का, सेमी सर्कुलर रिंग का, ठीक है, इन सब का सेंटर ऑफ मास बता दिया, और जितने भी आपके फार्मूले इंपॉर्टेंट जितने बन सकते थे वो बता दिए। अब जो इसका आगे आगे वाला पार्ट जो आपका कोलिजन है
वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।